हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो आपका टेट के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं जून के अंदर। उसमें हम जो टीजीटी में जो आर्ट्स वाला पोर्शन आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्ट्स में हम जो टीजीटी आर्ट्स का जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम रहने वाला है उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, है ना, और आपका इंग्लिश के साइकोलॉजी इंग्लिश और आपका जीएस वाला पार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है टीजीटी आर्ट्स में, तो सबसे पहले हमारे पास जो साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन रहता है उसके लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें 30 क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं, और जीएस वाला पार्ट जो होता है आपका उसके लगभग कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी जो कि आपका जून 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था टीजीटी आर्ट्स का, उसका हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपके टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत हेल्प करते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि पुराना पेपर हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, आपका जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका टीजीटी आर्ट्स। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रखा गया है कि विलोप की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना क्या कहलाता है। जब विलोप की अवधि होती है, ये हमारे पास यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो बना हुआ है आपका पेवलव का जो सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये वहाँ से रखा गया बच्चे। पेवलव के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि जब पेवलव ने कुत्ते को ट्रेन किया था, यानी घंटी का रिलेशन किसके साथ बांधा गया था, है ना, घंटी का रिलेशन भोजन के साथ, यानी कि वहाँ पर यूसीएस को यूसीएस के साथ बांधा गया था। ठीक है, यूसीएस, और फिर आपका यूसीआर निकल के यहाँ पर आ जाता था, है ना, यानी कि सीएस होता है जो कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस यहाँ पर यूसीएस को कहा जाता है, और यूसीआर को हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें रखी गई थी, क्या क्या, देखिए। सबसे पहला अगर मैं पेवलव के सिद्धांत की बात करूं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पेवलव का सिद्धांत था वो क्या कहता था, यहाँ पर 3 स्टेप मेनली चलते थे। पहले स्टेप में क्या होता था, यूसीएस दिया जा रहा है, यानी कि यूसीएस कहा जा रहा है यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ है हमारे पास भोजन के लिए। उसके बाद क्या निकल रहा था, यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स आ रहा था यहाँ पर। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया गया, सीएस के साथ यूसीएस को जोड़ा जाता है, और फिर उसके बाद भी क्या देखा जाता है, यूसीआर ही यहाँ पर निकल के आ जाता है आपके पास। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर स्टेप चलाया जाता है वो आपका केवल सीएस का होता है। सीएस के बाद क्या निकलेगा, आपका सीआर ही निकलेगा। यानी यहाँ अगर मैं यहाँ पर सीएस की बात करूँ तो कुत्ते के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ये घंटी थी, यहाँ पर सीएस को घंटी के रूप में और यूसीएस को भोजन के रूप में रखा गया था, और यूसीआर आपको मालूम होगा कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर निकल के आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, घंटी के साथ सीधा क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स को देखा जाता है। लेकिन जब लगातार सीएस दिया जाता है तो सीआर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जब कई दिनों तक ये ऐसे किया जाता है तो खत्म हो गया, यानी कि विलोप की कंडीशन आ जाती है। जब विलोप हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर अचानक से कई दिनों के बाद वैसी ही कुत्ते को घंटी सुनाई देती है तो यानी कि वहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है क्या, कि विलोप की अवधि के बाद एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो स्वतः पुनः लाभ, यानी कि स्पॉन्टियस रिस्पॉन्स रिकवरी यहाँ पर कहलाती है, क्योंकि दोबारा से उसके मुंह से वही लार निकलेगी, है ना, लार निकलती है कुत्ते के मुंह से। क्यों, क्योंकि उसको वैसा ही महसूस होता है कि घंटी बज रही है, शायद मुझे भोजन मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो यानी कि गेस्टाल्टवाद आप सभी को मालूम होगा, गेस्टाल्टवाद जो कि होल की बात करता है, यानी कि संपूर्ण की बात करता है। इसमें लगभग 4 लोग रहते हैं, जिसमें आपके वर्दीमर है, ठीक है, वर्दीमर आ जाते हैं, कर्ट लेविन आ जाते हैं, लेविन आ जाते हैं आपके, फिर कोफका और आपका कोहलर, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत भी यहाँ पर दिया था। तो 4 लोग गेस्टाल्टवाद में शामिल थे। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चले तो ऑप्शन में क्या कह रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर गेस्टाल्टवाद में कौन कौन सदस्य थे। तो याद देखिए, पहला कर्ट कोफका थे, है ना, मैक्स वर्दीमर थे, या फिर आपके
कोहलर थे, तो यानी उपरोक्त में से सभी थे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक कौन है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात करता है ये कि प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है आपकी उसके फादर यहाँ पर कौन है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हमारे पास फादर कौन हो जाते हैं यहाँ पर, तो आपके जोसेफ मेयर राइस यहाँ पर इसके फादर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने चिंतन के संवर्ग और संप्रत्यय डैश होते हैं, यानी कि फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड आस्किंग क्वेश्चंस कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट फॉर थिंकिंग इज क्या होगा, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, प्राइवेट स्पीच या नन ऑफ दीज, है ना। तो फोर का अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फोर का हो जाता है लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्राइवेट स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइगोस्की प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेट स्पीच को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था कि इन्होंने बाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार के अधिगम में गेस्टाल्ट ने सबसे अधिक बल किसकी भूमिका पर दिया था, पुरस्कार व दंड के लिए, पूर्व अनुभव के लिए, सकारात्मक विचार के लिए या अभिप्रेरणा और निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य के लिए, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, पॉजिटिव बिहेवियर, मोटिवेशन एंड डेफिनिट गोल एंड पर्पस। यानी अगर मैं यहाँ पर गेस्टाल्ट वादियों की बात करूँ तो वो हमेशा किसकी बात करते हैं बच्चे, तो वो करते हैं अभिप्रेरणा और निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य की यहाँ पर वो बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि हम प्रायोगिक विधि में अध्ययन करते हैं। तो हम प्रायोगिक विधि में किसका अध्ययन करते हैं, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स वी स्टडी द पर्यावरण का व्यक्तियों के साथ संबंध, कार्य और कारण संबंध, वैधता और विश्वसनीयता और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होता है उसका यूज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चे, कार्य और कारण संबंध में, यानी कि कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने में इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, प्रबलन एक प्रकार का है, रिइंफोर्समेंट क्या है। देखिए एक घटना है जो कि एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर बढ़ाती है। कुछ ऐसा जिसे एक व्यक्ति सुखद पाता है, यानी कुछ ऐसा होता है जिससे सुख पाता है, कुछ ऐसा जो एक अनुक्रिया को कम करता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यह एक एन इवेंट द स्ट्रेंथन और इंक्रीज रिस्पॉन्स, यानी कि जो प्रबलन या पुनर्बलन जिसको कहते हैं हम लोग, रेनफोर्समेंट जिसको कहा जाता है, वो एक ऐसी घटना होती है जो एक अनुक्रिया को, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है उसको मजबूत बनाती है और साथ में उसकी रिस्पॉन्स को भी उसको बढ़ाती है, यानी इंक्रीज उसकी जो दर होती है उसको भी वो बढ़ा देती है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पियाजे ने बच्चों को स्वयं निर्देशित बात को नाम दिया था, यानी कि जो जैसे जो बच्चे पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज, जो पियाजे थे वो किसकी बात करते हैं। यहाँ पर सभी ने ये चीज़ देखी भी होगी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यहाँ पर पियाजे करते हैं आपके, ये प्राइवेट स्पीच की बात नहीं करते, ये ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, यानी अहम केंद्रित की बात यहाँ पर ये करते हैं। कौन, आपके पियाजे। तो यानी कि अहम केंद्रिता की बात कौन करते हैं यहाँ पर, तो आपके पियाजे यहाँ पर अहम केंद्रिता की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच याद रखिएगा, यानी कि जब बच्चा स्वयं को गाइडेंस देता है तो वहाँ पर पियाजे उसे क्या कहते हैं, पियाजे उसे आपके ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम देते हैं। अगर मैं प्राइवेट स्पीच की बात करूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके बाइगोस्की इसकी बात करते हैं, बाइगोस्की, कि भाई जो आपका जो आपके बच्चे हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच को बताया था प्राइवेट स्पीच को। जैसा प्राइवेट स्पीच है वैसा ही आपका ईगो सेंट्रिक स्पीच है, किसके द्वारा जो दिया गया था, पियाजे के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रकरण करता है जो कि डैश के द्वारा समर्थित है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध, यानी कि सिस्टमेटिक वे में, यानी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ द फैक्ट विच इज़ सपोर्टेड बाय द, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जैविक नियम और सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है प्रकृति के नियम और सिद्धांत। तीसरा है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक नियम, है ना, और सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर सबसे सटीक आंसर की हम बात करें, यहाँ पर बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक नियम और आपके सिद्धांत यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वाइगोस्की के अनुसार जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो वो याद रखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार वो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, क्योंकि इन्होंने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की है कि इन्होंने आपके वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। ZPD की बात करते हैं कौन, आपके ZPD है ना, ZPD की बात कौन करते हैं, आपके वाइगोस्की करते ही, आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 11 क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या डैश और डैश के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर मैं देखूँ, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बी में क्या है विचार संवेग, सी में है आपका व्यवहार मानसिक प्रक्रिया, और डी में आपका मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विचार। यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिहेव मेंटल प्रोसेस देखा जाता है। सबसे ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर वैज्ञानिक जो मानी जाती है वो आपकी बिहेव और मेंटल प्रोसेस को यहाँ पर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, डैश पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए है, यानी जो यहाँ पर पाली श्रवण की बात करता है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा आपका कपालस्थि, यानी कि टेम्पोरल द टेम्पोरल लोब इज द हियरिंग एज द ऑसिपिटल लैब इज टू विजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्या कहता है, प्रतिवर्त अधिकतर डैश के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। प्रतिवर्त का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस जो होते हैं आर यूजुअली कंट्रोल बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास 13 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका स्पाइनल कोड के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परिहार अधिगम का विश्लेषण यह इंगित करता है कि बहुत सी दुर्वृत्ति डैश अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन, यांत्रिक अनुबंधन, सविराम या प्रबलन। 14 का अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूँ, देखो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है कि एनालिसिस ऑफ एविडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोविन्स आर एक्वायर्ड थ्रू, यानी कि कौन सी कंडीशनिंग आएगी, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, एक मॉडल का परीक्षण करके सीखने की योग्यता अथवा बिना किसी प्रॉब्लम के निर्देशों को प्राप्त करना डैश कहलाता है। मॉडल का परीक्षण करके सीखने की योग्यता, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है यहाँ पर, किसी प्रॉब्लम के निर्देशों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, आकस्मिकता, सामाजिक अधिगम या संज्ञानात्मक अधिगम या फिर यांत्रिक अधिगम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका सामाजिक अधिगम में आ जाएगा, सोशल लर्निंग के अंदर ये आपका शामिल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चे, अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है। या देखिए यही आपका यहाँ पर पैवलव की थ्योरी से क्वेश्चन रखा गया है, समाप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो अनुबंधन, यानी कि जो आपका स्टिमुलस यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो था अगर उसको हटा लिया जाए तो उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि विलोप होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए बुद्धि अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंस की क्या है, बहुत से बड़े तथ्यों की जानकारी होना, स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्यता, वह सभी कारक जो एक व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग कर बनाते हैं, अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता। सबसे सटीक आंसर आपका यही बनेगा कि क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है और अनुभव से सीखने की योग्यता ये कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा बुद्धि क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, देखो समस्या का समाधान करना भी क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। समायोजन की योग्यता भी क्या होता है, बुद्धि होता है। तो 3-4 फैक्ट याद रखना है। अमूर्त चिंतन करना है ना, अमूर्त चिंतन भी क्या कहलाता है, आपका बुद्धि कहलाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रयोग किया था। गाल्टन उनका नाम था, फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने ये प्रयोग किया था, सबसे पहले बुद्धि शब्द का यूज़ उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है, विश्वास, अभिवृत्ति, संप्रत्यों की जानकारी या फिर व्यक्तित्व। यानी कि टीचिंग की बात कर रहा है कि टीचिंग किस पर बेस्ड है आपका, तो याद रखिएगा टीचिंग आपका कॉन्सेप्ट की जानकारी पर ये, यानी कि नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, इस पर ये डिपेंड करता है आपका क्या, शिक्षण। ठीक है, शिक्षण आपका श्रेष्ठ किस में होता है, मास्टरी किस में आएगी बच्चे, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट यानी कि नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट आपको कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो हरमन हेविंगोस ने डैश के
किसके प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीकी विकसित की थी, यानी किसके प्रयोग के लिए उन्होंने तकनीक विकसित की थी। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मृति और विस्मृति। एबिंगहॉस ने ही स्मृति और विस्मृति के ऊपर अपना जो मेमोरी और फॉरगेटिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 20। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने में कठिनाई होती है, यह डैश जाना जाता है। क्या जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि यह आपका आत्म केंद्रिता माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक को अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझने में कठिनाई होती है, तो वह आपका क्या कहलाएगा? आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता मतलब कि ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बच्चे पील। ठीक है, उनको हम शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बुद्धि के ऊपर काम किया था, वो कौन है? तो उनके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो थे आपके लुइस टर्मन, यानी लुइस मेडिसन टर्मन इनका पूरा नाम है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। प्रेक्षण जो विधि है आपकी वो कहाँ प्रयुक्त की जाती है? तो वो आपकी नेचुरल कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। कौन सी विधि? आपकी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व हम तभी कर सकते हैं जब कोई चीज़ नेचुरल हमारे सामने पेश हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेक्षण विधि के रूप में हम उसको जानते हैं। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का अध्ययन करता है। जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो मनोविज्ञान है, वो किस प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करता है? चिंतन, है ना, व्यक्ति का अध्ययन करता है। स्मृति, भाषा, उसका प्रत्यक्षण या कल्पना, है ना, परसेप्शन या इमेजिनरी उसकी, या ऑल ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पर अगर 24 की बात करें तो ये सभी का यहाँ पर स्टडी करता है। अगला देखिए क्या कहता है? प्याजे के अनुसार शेषव अवस्था कौन सी है? तो प्याजे के अनुसार शेषव अवस्था यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? ये तो सभी को कुछ मालूम होगा। यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज यहाँ पर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 26। कौन सा मनोसमाज का क्षेत्र है? मनोसमाज यानी कि साइको सोशल डोमेन यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? तो 26 का यहाँ पर आ जाता है व्यवहार की शैली, यानी कि स्टाइल ऑफ बिहेविंग। स्टाइल ऑफ बिहेविंग हम किस में मानते हैं? तो मनोसमाज का क्षेत्र यहाँ पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27। शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार का उसके डैश के संबंध में अध्ययन करता है। जो शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेटेड टू हिज या हर, किस में करेगा ये? तो आपका यहाँ पर ये करता है शैक्षणिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट की स्टडी यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 28 क्या कह रहा है? संरचनावाद के विकास के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है? संरचनावाद जो था आपका, ये जो संप्रदाय था, ये मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। और इसको लेकर आए थे बच्चे कौन? विलियम वुंट, है ना। संरचनावाद अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कि मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है या स्कूल कौन सा, तो वो आ जाएगा आपका कौन सा? वो आएगा आपका संरचनावाद। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपके कौन है? विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है? व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यवहार के अध्ययन यानी कि जो आपका बिहेवियर होता है उसकी स्टडी के लिए सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो क्या आपका? वो माना जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, यानी प्रायोगिक विधि। यहाँ पर उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30। प्याजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्याजे के अनुसार ये बोलते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर अगर देखें तो विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता करना, विद्यार्थियों के व्यवहार में बदलाव करना, या विद्यार्थियों के पर्यावरण के साथ समायोजित करना, या विद्यार्थियों की अभिवृद्धि में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर हमारा बनने वाला वो आपका विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता करना, यहाँ पर इन्होंने मुख्य उद्देश्य इसका माना था। अब ये आपका साइकोलॉजी के लगभग 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार से इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, किस प्रकार से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चे? इंग्लिश वाला सेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी लगभग 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के रखे गए हैं। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31। डिड द किंग नोट स्ले हिज एनिमीज़, यानी यहाँ पर अपने बॉयज़ को बताना है
वॉइस चूज करनी है इसमें से। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेयर हीज एनिमीज नॉट स्लेन बाय द किंग। वॉइस यानी कि इसको हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना होता है, ठीक है। अगला देखिए, द ब्रिज इज़ बिल्डिंग फास्ट। इसका हमने क्या बनाना है, इसका वॉइस चेंज करना है, तो इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ड फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 33, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवी। इसको हमने चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन लव मूवी टू वॉच, ठीक है। 34 देखिए, हु ह्यूमिलिएटेड यू इन द पार्टी, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर बाय हुम वर यू इंसल्टेड इन द पार्टी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हीज बिहेवियर हैज़ रियली अमेज्ड अस। उसका जो बिहेवियर है इसका बनेगा हमारा वी हैव रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर, इन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 का बी। अब देखो 36 से 43 तक क्या करना है आपने, प्रीपोजिशन को यहाँ पर चूज करना है। 36 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, वरी इज ईटिंग हिज हर्ट डैश हिज हर्ट, तो 36 का हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इनटू, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए, वरी इज ईटिंग इनटू हिज हर्ट। माई सन गोज़ टू ऑफिस डैश 9:30 बस, यानी कि यहाँ पर 37 का क्या बन जाएगा आपका ऑन 9:30 बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 38, चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हैड आई बीन इन द क्लास आई डैश हैव लर्न द लेसन। यहाँ पर जो 38 का क्वेश्चन है वो आपका ए वुड, आई वुड हैव लर्न द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। यहाँ पर कौन सा हमारे पास सही है, अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ही इज़ सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू। वो बहुत जेंटल है, वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगा। 40 क्या कहता है देखो, स्कैर्सली हैड ही सीन हीज बॉस डैश, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ इसको हमने कंप्लीट करना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा व्हेन ही रन अवे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले देखो, खुशवंत सिंह की एक बुक है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ एन, ये क्या है, बायोग्राफी है या ऑटोग्राफिकल है या फिर ड्रामा है या एपिक है, तो ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द ब्रीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रीड, ठीक है। अगला देखिए, ये वर्ब यहाँ पर पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 43, शी लव सिंगिंग हर इज़ यूज एज, यानी जो यहाँ पर जो सिंगिंग आया वो किस लिए यूज़ हुआ है, इनफाइनाइट है, ये पार्टिसिपल है, जेरंड है या फिर आपका वर्ब है। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका जेरंड में शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चूज़ द सिनोनिम्स और नियरेस्ट, यानी कि जो नियर इसके आता है वो आपने यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका, यहाँ पर ऑडेसिटी का क्या हो जाएगा, ऑडेसिटी का आ जाएगा आपका क्या, बोल्डनेस, है ना। सिनोनिम्स बताना है तो बोल्डनेस यानी जो साहसी लोग होते हैं। अगला आता है कांग्रेस, यानी कांग्रेस का क्या बनेगा यहाँ पर, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉनकॉर्डेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 46 से 50 तक हमने क्या बनाना है, एंटोनिम्स को चूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्विंडल क्या कहता है, ड्विंडल 46 का ड्विंडल में हो जाएगा आपका क्या, ग्रो, उल्टा, ठीक है। और अगला देखिए सैटिएट का क्या बनेगा अपोजिट यहाँ पर, तो 47 का यहाँ पर दिया गया है सैटिएट यानी डिससेटिस्फाई, यहाँ पर अगर रखा जाए ये सैटिएट यानी सेटिस्फाई की तरह होता है, डिससेटिस्फाई, ठीक है। अगला देखिए, अ वर्ड फॉर वन ऑफ वन वॉइस इज़, ऑफ वन वॉइस के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो 48 का हमारा हो जाएगा अनएनिमस यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 49, लवर ऑफ मैनकाइंड इज़, उनको हम क्या कहते हैं, तो यानी कि फिलंथ्रोपिस्ट उनको कहा जाता है। अगला देखो, द टीचर डैश ही स्टूडेंट्स व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपने भरना है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका वॉज टीचिंग, द टीचर वॉज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स व्हेन द प्रिंसिपल एंटर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट यहाँ पर आपने इडियम्स और फ्रेजल को चूज़ करना है। क्या कह रहा है, व्हेन ही सा हर ही बिट हिज लिप्स, इसका क्या बनेगा, ही बिट हिज लिप्स का क्या बनने वाला है यहाँ पर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्रिटिसाइज, 51।
सी बिकम एंग्री। ठीक है, अगला देखो, इवन द अपोजिशन हैड अ डिग एट द गवर्नमेंट, हैड अ डिग एट द, इसका आपने बनाना है तो इसका बनेगा आपका क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है 53, आफ्टर ही वोन द इलेक्शन हीज रिवाइल्स वर इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स इसका हमने बनाना है यहाँ पर, तो इसका इडियम्स क्या बनेगा 53 का आपका हो जाएगा यहाँ पर इन लॉ स्पिरिट्स। ठीक है, इन लॉ स्पिरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 54 से 55 तक आपने क्या करना है यहाँ पर अरेंज करने हैं इनको कि पहले क्या आएगा फिर क्या आने वाला है। तो 54 का देखिए क्या आएगा यहाँ पर 54 में अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे इसके क्या क्या बनाए गए हैं। PSQR है 54 में, यहाँ जो हमारा यहाँ बनेगा जो क्या बनेगा QRPS बनेगा, यानी QRPS इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे देखिए QRPS, सबसे पहले लॉन्ग टाइम एगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिनचिंचो देयर रूलर अ नोबल किंग। ठीक है, और उसके बाद आएगा पी यानी हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ, फिर आएगा एस यानी कि आपका एंड 7 डॉटर्स प्रीटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्सेस इन फाइन आर्ट्स। तो ये आपको थोड़ा सा बनाने के लिए यहाँ पर आता है। 55 में भी आपने इसी तरीके से बनाना है इसको कंप्लीट, यानी सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो यहाँ पर जो 55 का आंसर हो जाएगा आपका वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले क्यू आएगा फिर आपका एस आएगा फिर आर आएगा फिर आपका पी आ जाएगा, यानी व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस। ठीक है, आई फोन माई मदर, है ना, दैट आई वोंट बी एबल, ठीक है, वोंट बी एबल टू गेट होम अर्ली एज आई हैड प्रोमिस, जैसा मैंने प्रोमिस किया था वैसा मैं नहीं कर पाया। अगला देखो क्या कह रहा है 56, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है सिमिल एज कूल एज कूल एज किसकी तरह कूल है यानी कुकुम्बर, एज ब्राइटल एज किसकी तरह ब्राइटल है यानी ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट में चूज प्रॉपर वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, नॉन ऑफ द गर्ल्स अप्लाइड फॉर द जॉब। 58 में आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, गर्ल्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब। अगला देखिए इट इज़ यू हु डैश माई कैरियर, यानी 59 का जहाँ पर बनेगा आपका बी यानी हैव स्पॉइल्ड, इट इज़ यू हु हैव स्पॉइल्ड माई कैरियर, है ना। ईच बॉय एंड ईच गर्ल गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्ले, यहाँ पर आएगा आपका 60 में आएगा डी इज़, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ये सिंगुलर होते हैं तो इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन फिर हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से जीएस वाला पार्ट देखते हैं, सोशल स्टडी वाला देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या यहाँ पर रखा गया था। देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, 61 का देखिए यहाँ पर जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ट्राम्बे में है ये। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर आंसर करना है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है, 63 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको यानी कि 368 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, ये दिया था बच्चे आपका किसने, दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, तो 64 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यहाँ पर साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है, साम्राज्यवाद यानी 65 का अगर हम देखें यहाँ पर, सॉरी ये पेज थोड़ा मेरा रिटर्न करना होता था लेकिन ये यहाँ से ऐसा हो गया है। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है ये सभी, यानी कि क्या विस्तारण करना है ना, और आपका शोषण करना, उपनिवेशवाद है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके, तो साम्राज्यवाद कहलाता है।